हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम बर्नौली ट्रायल्स पर डिस्कस करेंगे। बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व किए जाते हैं, इन सभी बातों पर डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ जो हमारा मेन टारगेट है वो है बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली परीक्षण। देखो, बर्नौली ट्रायल्स के लिए कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो फाइनाइट होने चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होने चाहिए? फाइनाइट। तो लिखिए आप, परीक्षणों की जो संख्या है, परीक्षणों की संख्या सीमित होना चाहिए। और परीक्षणों की जो संख्या है उसे यहां पर हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। सीमित होना चाहिए। सीमित का मतलब फाइनाइट, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। ये नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होने चाहिए? फाइनाइट। देखो, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जितने भी ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सभी ट्रायल्स क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो लिखिए आप, सभी परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स भी अभी हम देखेंगे, पहले हम कंडीशन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक थर्ड कंडीशन होती है, जितने भी परीक्षण हैं, जितने भी ट्रायल्स हैं, सभी में 2 रिजल्ट होने चाहिए, 2 रिजल्ट ही आने चाहिए। देखो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रत्येक परीक्षण के केवल 2 परिणाम होने चाहिए। जिनमें एक को क्या मानेंगे? जिनमें एक को सफलता तथा दूसरे को असफलता माना जा सके। दूसरे को असफलता माना जा सके। तो देखो, यहाँ पर जितने भी ट्रायल्स हैं, जितने भी परीक्षण हैं, उनमें 2 रिजल्ट्स होने चाहिए। हर एक ट्रायल में, हर एक परीक्षण में 2 ही रिजल्ट होने चाहिए। और एक रिजल्ट को हम सफलता मान सकते हैं और दूसरे को असफलता मान सकते हैं, है ना। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम सफलता असफलता मानेंगे। आगे देखो, ये जो 2 परिणाम हैं, इन परिणाम की जो प्रोबेबिलिटी है, हर एक ट्रायल में, हर एक परीक्षण में चेंज नहीं होना चाहिए। हर एक ट्रायल में दोनों परिणाम की जो प्रोबेबिलिटी है सेपरेटली सेम होना चाहिए, अलग अलग। देखो यहां पर ये बात हम लिखेंगे, प्रत्येक परीक्षण में प्रत्येक परीक्षण में प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता समान होना चाहिए। तो देखो, प्रत्येक परिणाम का मतलब क्या है, यहां पर हम 2 परिणाम देखेंगे, है ना। प्रत्येक परीक्षण के केवल 2 परिणाम होने चाहिए। ये जो 2 परिणाम है, हर एक परिणाम की प्रोबेबिलिटी हर एक परीक्षण में सेम होना चाहिए। इन 2 परिणाम को हम क्या कह रहे हैं? एक को सफलता और एक को असफलता। तो यहाँ पर हर एक परीक्षण में, हर एक ट्रायल में सफलता की प्रायिकता एक समान होना चाहिए
और असफलता की प्रायिकता भी एक समान होना चाहिए। दो ही तो परिणाम हैं, सफलता असफलता के रूप में, और प्रत्येक परिणाम की जो प्रायिकता है वह हर परीक्षण में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस तरह का अगर एक्सपेरिमेंट है, इस तरह के ट्रायल्स हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बर्नौली ट्रायल्स। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, एक सिक्का कितनी बार उछालें, 5 बार। एक सिक्का 5 बार उछाला जाता है तो देखो 5 बार उछालेंगे तो कितनी बार परीक्षण करेंगे। देखो 5 बार जब उछालेंगे तो हम 5 बार परीक्षण करेंगे, कौन सी बार क्या आया, तो परीक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो देखो एक सिक्का 5 बार उछाला जाता है तो पांचों परीक्षण, तो डायरेक्ट देखो शॉर्ट में बता देता हूं, यहां पर एक सिक्का 5 बार उछाला जाता है तो ये बर्नौली परीक्षण होंगे। तो ये बर्नौली परीक्षण होंगे। अब देखो बर्नौली परीक्षण क्यों होंगे, यहां आ जाते हैं हम। बर्नौली परीक्षण इसलिए होंगे, देखो यहां एक सिक्का हमने 5 बार उछाला तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, और 5 बार हम परीक्षण करेंगे, पांचों ट्रायल्स पे हम फोकस करेंगे क्या आया क्या नहीं आया। तो यहाँ पर देखो परीक्षणों की संख्या सीमित होना चाहिए, सिक्के 5 बार है ना, एक सिक्के को 5 बार उछाला है, 5 क्या है, फाइनाइट, परिमित है, सीमित है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब देखो यहाँ पर दूसरी कंडीशन, सभी परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। तो सिक्का तो इंडिपेंडेंटली उछलता है ना, सिक्के की प्रत्येक उछाल स्वतंत्र होती है, इसलिए दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। देखो प्रत्येक परीक्षण के केवल 2 परिणाम होने चाहिए। अगर हम सिक्का उछालते हैं तो हेड आता है या फिर टेल आता है, इसके अलावा कोई तीसरा परिणाम नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो केवल 2 परिणाम ही हमें मिलेंगे, ठीक है, ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब देखो यहाँ पर चौथी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक परीक्षण में प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता समान होना चाहिए, प्रत्येक परीक्षण में प्रत्येक परिणाम की, तो हर एक ट्रायल में हर एक रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 रिजल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से, सिक्का उछालेंगे तो हर एक परीक्षण में 2 रिजल्ट मिलेंगे, हेड या टेल। 2 रिजल्ट कौन से मिलेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब देखो पहली उछाल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी उछाल में भी 1/2, हर एक उछाल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, और इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों परिणामों की प्रोबेबिलिटी हर एक परीक्षण में समान रहेगी, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक सिक्के को यदि 5 बार उछाला जाता है तो सभी परीक्षण यहाँ पर बर्नौली परीक्षण की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये क्या है, बर्नौली परीक्षण। देखो दूसरा एग्जांपल, पासे की बात कर लेते हैं। एक पासे को 4 बार उछाला जाता है, एक पासे को 4 बार उछाला जाता है। अब देखो 4 बार हम उछाल रहे हैं, तो यहाँ पर यह भी एक बर्नौली परीक्षण लिया जा सकता है। बर्नौली परीक्षण किसी एक स्पेशल इवेंट के संदर्भ में, वो स्पेशल इवेंट भी हम ले लेते हैं। पासे पर 5 प्रकट होना,
है ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन की फॉर्म में मैं बता देता हूँ, एक पासे को 4 बार उछाला जाता है तथा पासे पर क्या होगा, या तो 5 प्रकट होगा या 5 प्रकट नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये तो मैं अलग से बता दूंगा आपको, है ना। ये एक बर्नौली परीक्षण है, 4 बार उछाला जो कि एक बर्नौली परीक्षण है। क्या लिखेंगे, तो ये बर्नौली परीक्षण होंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लूंगा लास्ट में, आप डायरेक्ट लिखिए क्या है, ये बर्नौली परीक्षण है। देखो चारों के चारों जो ट्रायल है, 4 बार उछाला है हमने, तो 4 परीक्षण करेंगे कब क्या आया। तो ये बर्नौली परीक्षण क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हर एक परीक्षण में 2 ही परिणाम होंगे, हालांकि 6 परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। यहां पर लिख लीजिए निम्न परिणामों के संदर्भ में, निम्न परिणामों के संदर्भ में। यहां पर देखिए एक स्पेशल रिजल्ट हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सिक्के पर तो 2 ही आते हैं, पासे पर 6 आते हैं, है ना। लेकिन बर्नौली परीक्षण के अनुसार कितने परिणाम होने चाहिए, 2 परिणाम ही होने चाहिए। तो देखो हम कुछ परिणाम यहाँ ले लेते हैं, निम्न परिणामों के संदर्भ में, ये मैंने लिखा दिया है ब्रैकेट में। अब देखो वो परिणाम कौन कौन से, देखो पहला तो ले लेते हैं, पासे पर 5 प्रकट होना। पासे पर क्या प्रकट होना, 5, है ना। प्रकट होने का मतलब है कि यहाँ पर पासे पर 5 आ जाना, है ना। तो ज़्यादा परेशान मत होना कि कौन प्रकट हो रहा है, यहाँ पर एक ही बात है, कॉमन सी बात है, लैंग्वेज है। और देखो पासे पर 5 प्रकट नहीं होना। देखो इस परिणाम के संदर्भ में अगर हम देखें, ये 2 परिणाम आप देखें, तो यहां पर देखो इसके संदर्भ में ये बर्नौली परीक्षण होंगे, पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे, बर्नौली परीक्षण हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर ये जो 2 परिणाम हमें मिलेंगे ये फिक्स है। देखो आप पासा उछाल लीजिए, या तो 5 आएगा या 5 नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये 2 में से एक रिजल्ट आएगा, है ना, बाकी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे पासे पर अगर 1 आया, पासे पर अगर 1 आया तो हम कहेंगे 5 नहीं आया। पासे पर 2 आया तो कौन सी घटना घटी, ये वाली। 3 आया तो भी ये, 4 आया तो भी ये घटना घट जाएगी। हाँ, पासे पर अगर 5 आ गया तो फिर ये वाला रिजल्ट माना जाएगा, और पासे पर अगर 6 आया तो वापस ये वाला रिजल्ट। तो हम कह सकते हैं पासे पर 2 ही रिजल्ट आएंगे। पासा उछाल के देख लीजिए, या तो 5 आएगा या 5 नहीं आएगा, चाहे आप कितनी ही बार पासा क्यों ना उछाल लें। तो देखो ये छोटी सी बात है। तो यहां पर ये भी एक बर्नौली परीक्षण है। अब देखो यहां पर हम चेक करें, परीक्षणों की संख्या सीमित, बिल्कुल। एन का मान कितना है, 4। पासे को कितनी बार उछाला है, 4 बार। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। आगे बढ़ते हैं, सभी परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। पासा उछाला है तो स्वतंत्र तो होगा ही सी, है ना, स्वतंत्र उछाले होती है पासे की। आगे देखिए, प्रत्येक परीक्षण के केवल 2 परिणाम होने चाहिए। अब यहां पर परिणामों को हमने इस तरह से ले लिया, पासे पर या तो 5 आएगा या 5 नहीं आएगा। अगर इस तरह के परिणाम है तो फिर बर्नौली ट्रायल हो जाएगा। हर परीक्षण में 2 ही परिणाम होने चाहिए। जब आप पासा उछालोगे तो इन 2 के अलावा तीसरा कोई परिणाम नहीं आएगा, या तो पासे पर 5 आएगा या फिर 5 नहीं आएगा। तो देखो यहां पर तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। और देखो प्रत्येक परीक्षण में प्रत्येक परिणाम की प्रोबेबिलिटी समान होना चाहिए। तो यहां पर 2 परिणाम हैं, कितने परिणाम है, 2। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें 5 प्रकट होने की, तो पासा उछाला, क्या प्रायिकता है कि 5 आ जाए, तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, है ना। प्रत्येक अंक आने की, प्रत्येक अंक के प्रकट होने की प्रायिकता 1/5 होती है। और यहाँ पर देखो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पासे पर 5 नहीं आने की, इसमें से 1 में से घटा दीजिए तो 5/6 कितनी हो जाएगी, 5/6। ठीक है, क्लियर लिख देता हूं मैं, 5/6। तो पासे की प्रत्येक उछाल में 5 प्रकट होने की प्रायिकता 1/5,
और 5 प्रकट नहीं होने की प्रायिकता 5/6 हर एक उछाल में। तो हर एक उछाल में प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता समान होना चाहिए। तो ये चौथी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया ये है बर्नौली एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर इन परिणामों के संदर्भ में क्या हो जाएगा, ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप दूसरा परिणाम भी ले सकते हो, जैसे एक प्रकट होगा या फिर एक प्रकट नहीं होगा, एक आएगा या नहीं आएगा। 2 के रेफरेंस में भी देख सकते हो, है ना, 2 प्रकट होगा या फिर नहीं होगा। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से किए जाएं। देखो यहाँ पर एक बर्नौली परीक्षण में, अगर परीक्षण बर्नौली है, बर्नौली परीक्षण में टोटल कितने परिणाम होते हैं, कितने परीक्षण, n परिणामों में से देखो n परिणाम होंगे और उन n में से n परिणाम क्या, n परीक्षण होंगे, n तो परीक्षण माने जाएंगे, है ना, n ट्रायल्स, n परीक्षणों में से कितनी सफलताएं चाहिए, n परीक्षणों में r सफलताओं की प्रायिकता, r सफलताओं की प्रायिकता, है ना। बर्नौली परीक्षणों में, n परीक्षणों में, या फिर यहां पर यूं लिखिए बर्नौली के n परीक्षणों में, ज्यादा बेस्ट रहेगा, बर्नौली के n परीक्षणों में r सफलताओं की प्रायिकता। चलिए इसको और क्लियर लिख देता हूं मैं। तो देखो बर्नौली के n परीक्षणों में r सफलताओं की जो प्रायिकता होती है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। देखो बहुत आसान है और ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है। और r सफलताओं की जो प्रायिकता है वो होती है प्रोबेबिलिटी x इक्वल r, है ना। x यहाँ पर रेंडम वेरिएबल है और रेंडम वेरिएबल यहाँ पर सफलताओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है ना, नंबर ऑफ सक्सेस को। तो यहाँ पर हमें r सक्सेस चाहिए, x इक्वल r का मतलब क्या है, r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, r सफलताओं की प्रोबेबिलिटी, कितने में से, n में से। देखो n में से r सफलताएं हमें चाहिए, तो n में से अगर r सफलताएं चाहिए तो यहाँ पर NCR, है ना, n में से जब r सफलताएं चाहिए तो कॉम्बिनेशन थ्योरी क्या कहती है, संचय सिद्धांत, NCR। उसके बाद देखो q की पावर n माइनस r, थोड़ा सा स्पेस हम मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो q की पावर n माइनस r और p की पावर r। देखो q का मतलब यहाँ क्या है, असफलता की प्रायिकता। चाहे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये असफलता है और ये सफलता है, ठीक है। अभी हम लिख लेंगे अगली स्टेप में, ये लीजिए, where p is equal to probability of success। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो कॉमन सी बात है ना। ये स्मॉल p क्या है, ये स्मॉल p है, जहां स्मॉल p सफलता की प्रायिकता है एंड स्मॉल q प्रोबेबिलिटी फेलियर, असफलता की प्रायिकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, P और Q क्या है यहाँ पर, सफलता और असफलता, है ना। P का मतलब सफलता और Q का मतलब असफलता। और देखो कितना आसान है, NCR, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर असफलता की प्रायिकता पे जाता है ना। इस तरह से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर NCR असफलता, है ना। यहाँ पर असफलता का मतलब क्या है, फेलियर, और फेलियर पे n माइनस r, और जो सक्सेस है सक्सेस पे r, है ना। ये फॉर्मूला हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो असफलता पे दोनों का अंतर और सफलता पे ये जो सफिक्स में r लिखा हुआ है वो हम पावर के रूप में ले लेंगे। तो देखो कितना आसान है, ये कोफिशिएंट आपको लिखना है बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR,
और एनसीआर के बाद आपको इन दोनों का डिफरेंस करना है, वो असफलता पे लगा दीजिए, और ये नीचे जो सफिक्स में है वो सफलता की प्रायिकता पे लगा दीजिए। तो देखो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और वास्तव में एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बर्नौली क्या सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन, और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे आगे इसी स्टेटिस्टिक्स में, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा डिस्क्रीट के बाद कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपोज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो जो भी है वो सब बात की बातें हैं। तो यहाँ पर देखो हम इस तरह से आर सफलताओं की प्रायिकता निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, है ना, इसका जब एक्सपेंशन करते हैं, इसका जब विस्तार करते हैं, तो इसकी जो जनरल टर्म होती है वो इसकी जनरल टर्म यही तो है। इसकी अगर आप जनरल टर्म देखो, द्विपद प्रमेय के विस्तार में व्यापक पद ज्ञात करो, 11th क्लास, है ना, तो व्यापक पद यही तो होगा। आर प्लस वनवा पद क्या होगा, एन सी आर, क्यू की पावर एन माइनस आर और पी की पावर आर। तो द्विपद प्रमेय के विस्तार में क्यू प्लस पी की पावर एन का जो व्यापक पद होता है वो यही होता है, जनरल टर्म यही होती है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फॉर्मूला निकलता है, और ये वाला जो रिजल्ट है बर्नौली ट्रायल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मैंने इसको बर्नौली ट्रायल से लिंक कर दिया है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आप लिखिए, देखो एक सिक्के को, क्वेश्चन लिखो, और देखो कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो कम से कम एक हेड आ जाए, है ना, कम से कम एक चित, है ना, चित को क्या कहते हैं, हेड, कम से कम एक हेड आ जाए। और देखो कम से कम एक हेड के बाद, इसको क्लियर कर देता हूं मैं और क्लियर लिख देता हूं, कम से कम एक चित। और देखो ठीक एक चित, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां पर देखो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता और ठीक एक चित आने की, और देखिए कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। और देखो अधिक से अधिक 3 चित, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अधिक से अधिक 2 चित, अधिक से अधिक 3 चित, अधिक से अधिक 5, है ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। और देखो इसको क्या कह सकते हैं हम, ये है देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक, यानी एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, है ना, कम से कम एक का मतलब एटलीस्ट। और देखो यहाँ पर ठीक एक चित आ जाए, तो क्या निकालना हमें, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट। देखो एग्जैक्ट वन हेड की बात करेंगे यहाँ पर, है ना, ठीक एक का मतलब होता है एग्जैक्ट वन हेड।
1 हेड। और देखो कम से कम 2 चित, यानी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। और लास्ट में देखो यहां पर अधिक से अधिक, एटमोस्ट की बात कही जा रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट कितना, 3 हेड। तो देखो ये 4 रिजल्ट निकालने हैं, 4 तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें निकालनी है। इस तरह के देखो बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम तो इन 4 को समझेंगे, बाकी आप प्रोसेस समझे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो चलिए इसे हम प्रॉपर तरीके से सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एन की वैल्यू की। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल। सिक्के को कितनी बार उछाला है, 5 बार उछाला गया है। लिखो आप, प्रश्नानुसार सिक्के को 5 बार उछाला जाता है। अतः जो परीक्षणों की संख्या है एन इक्वल कितना हो जाएगा, 5। डायरेक्ट आप लिखिए, एन का मतलब ही यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, जितनी बार उछलेगा उतनी वैल्यू इसकी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो जो भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो देखो यहाँ पर हेड की निकालनी है। इतने हेड, उतने हेड, अधिक से अधिक इतने हेड आ जाए, कम से कम इतने हेड आ जाए। तो कुल मिला के यहाँ पर हम हेड आना सफलता मानेंगे, क्योंकि हेड के संदर्भ में प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो लिखें आप, यदि, चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। यदि x, देखो यहां पर हम x लेके चलते हैं, क्योंकि बर्नौली ट्रायल्स में जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो सफलताओं की संख्या, नंबर ऑफ सक्सेस, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो यहाँ पर सफलता किसे माना जाए, हेड को। तो हेड की संख्या जो भी होगी, यदि x चितों की संख्या नंबर ऑफ हेड्स को व्यक्त करता है, तो क्या होगा, इफ x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स then values of x is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स, x का मतलब अगर नंबर ऑफ हेड्स लें, वैसे एक रेंडम वेरिएबल होता है और रेंडम वेरिएबल किसी इवेंट से न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है। और रेंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल, इन सब बातों पर हम आने वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ हेड्स, सिक्का यहाँ पर कितनी बार उछाला है, 5 बार। तो 5 बार अगर सिक्का उछाला जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो चितों की संख्या है, हेड की संख्या 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि 5 बार सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है पाँचों के पाँचों बार हेड आ जाए, हो सकता है एक बार भी हेड ना आए तो फिर 0, है ना। तो ये पॉसिबल केसेस होंगे। अब यहाँ पर देखो हेड आना सफलता मान लिया जाए। यदि सिक्के पर चित आना, चित का मतलब हेड, ये ध्यान रखना, सिक्के पे एक होता है चित और एक होता है पट। चित को इंग्लिश में कहते हैं हेड और पट को कहते हैं टेल। वक्त जब आएगा तो चित भी मेरा होगा और पट भी मेरा होगा, है ना, ऐसे डायलॉग्स भी आपने सुने होंगे। तो देखो यहाँ पर ये चित और पट के खेल हैं, हेड और टेल के खेल हैं। तो लिखें आप, यदि सिक्के पर चित आना सफलता मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, सफलता माना जाए, तो देखो यहां पर अगर सफलता मान लिया जाए तो क्या होगा, हर एक परीक्षण में 2 ही तो रिजल्ट हैं, सिक्के को 5 बार उछालो या 50 बार उछालो, हर एक उछाल में या तो हेड आएगा या टेल आएगा और तीसरा कुछ नहीं आएगा।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये माना जाए तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का मतलब है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू हेड आने की कितनी, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता क्या होगी? हेड नहीं आए, हेड नहीं आए तो उसकी भी 1/2, या फिर आप इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी क्या आएगा यहाँ पर 1/2। देखो ये हमने डेटा तैयार कर लिया है, ये डेटा बेस है। अब इसके बेस पर हम कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसके भी संदर्भ में प्रोबेबिलिटी निकालना है उसी को आप सफलता मान लीजिए। सफलता असफलता की प्रायिकताएं आप निकाल लीजिए, और सफलताओं की संख्या क्या क्या हो सकती है वो भी आप पहले देख लें, क्या क्या संख्या हो सकती है। अब देखो उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, है ना, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो लिखो आप, जो पहला है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। देखो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक का मतलब क्या होता है? एक्स का मान क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अब देखो एक्स का मान एक से बड़ा है तो 1 2 3 4 5, एक भी तो हो सकता है एक या एक से बड़ा, दैट इज 1 to 5। तो यहाँ पर कितने केस हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 केस हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेप्स है ना, 5 स्टेप्स को प्लस करना पड़ेगा। हम इसका अपोजिट स्टेटमेंट ले लेते हैं। देखो 1 माइनस, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट स्टेटमेंट ये होगा, देखो ग्रेटर देन का क्या कर देंगे हम? लेस देन। ये लीजिए, आप थोड़ा सा इस तरह से सोचें, एक्स की वैल्यू, इसको पढ़ें पहले, एक्स की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है। एक्स की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है, इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा? 1 और 1 से बड़ी नहीं है। और जब 1 और 1 से बड़ी नहीं है तो क्या है? फिर तो 1 से छोटी है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कुछ रिजल्ट्स, है ना। ये कोई स्टेटमेंट है और ये हो गया उसका अपोजिट। देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 1, x का मान 1 और 1 से बड़ा है, इसका मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 और 1 से बड़ा नहीं है। 1 और 1 से बड़ा नहीं है तो फिर 1 से छोटा है। यहाँ देखो इसका मतलब क्या है? x का मान 1 और 1 से छोटा है, अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 और 1 से छोटा नहीं, 1 और 1 से छोटा नहीं तो फिर 1 से बड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं x लेस देन 1, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? x का मान 1 से छोटा नहीं है, और 1 से छोटा नहीं है तो फिर, तो देखो आपको यहाँ एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन कर दो, लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दो, है ना। लेस देन है तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है तो लेस देन कर दो। इधर इक्वल साइन है तो इधर इक्वल साइन नहीं है, और इधर इक्वल साइन नहीं है तो इधर इक्वल साइन है। तो देखो कितना आसान है, इक्वल साइन है तो उसके अपोजिट स्टेटमेंट में हटा दीजिए, इक्वल साइन है तो हटा दो, और इक्वल साइन नहीं है तो लगा दो। देखो यहाँ इक्वल साइन है तो हटा दिया, यहाँ इक्वल साइन नहीं है तो इधर लगा दिया। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना। ग्रेटर देन का लेस देन कर दो, इक्वल है तो हटा दो, इक्वल नहीं है तो लगा दो। चलिए वो छोटी छोटी बातें हैं, देखो हर छोटी छोटी बातें भी बताना पड़ता है ना। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हर छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो यहाँ ग्रेटर देन का क्या कर दिया? लेस देन, इक्वल था तो हटा दिया। अब यहाँ इसका फायदा क्या है? अगर आप यहीं पे सोल्व करते तो देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 1, तो x का मान 1 और 1 से बड़ा है। तो ये देखो यहाँ पर हमें x इक्वल 1, फिर x इक्वल 2, कहाँ तक जाना पड़ता? हमें जाना पड़ता x इक्वल 5 तक। तो कितनी स्टेप हो जाती? देखो 5 स्टेप, और सभी को सोल्व करके प्लस करना। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। अब x लेस देन 1 वाला कौन सा केस है? देखो x का मान 1 से छोटा केवल यही है, तो यहाँ पर x की एक ही पॉसिबल वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये वाला तो हम हटा देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या है?
देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स इक्वल 0, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस। ये लीजिए एक्स इक्वल 0 का मतलब, क्योंकि एक्स क्या है, सफलताओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है। हमने हेड आना सफलता मान लिया और एक्स यहाँ पर हेड की संख्या, चीतों की संख्या को दर्शाता है। तो एक्स इक्वल 0 का मतलब होता है 0 सक्सेस। और 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, कितना आसान प्रोसेस है। देखो यहाँ देखिए 1 माइनस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस। तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ कितने बार सिक्का उछाला था, 5 बार। तो 5 में से हमें 0 सफलताएं चाहिए। तो देखो 5 में से 0 सफलताएं चाहिए। और 5 में से 0 सफलता कैसे निकालेंगे, n में से 8 सफलताओं की प्रायिकता ये होती है। कितनी, n में से r। तो 5 में से 0 की क्या हो जाएगी, 5 में से 0 सफलताएं। देखो क्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर, असफलता की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है, 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1/2। 1/2 पे देखो दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ये आता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 0। फिर आता है पी पे आर। तो पी क्या है यहाँ पर, वही सफलता, सफलता की भी 1/2 है ना। और आर, आर का मतलब क्या है यहाँ पर, 0। ये लीजिए, इसको आप सोल्व कर लीजिए। 1 माइनस 5 से 0 1 हो जाता है, और ये हो जाएगा, ये भी 1 है, और ये 1/2 डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, 1/2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस 1/2 की पावर 5, और इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/32। टू की पावर 5 कितना होता है, 32। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट मिला है, 31/32। दिस इज फाइनल आंसर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 31/32। ये हो गया पहला। चलो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। ठीक एक चित्त, कहाँ चला गया, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ठीक एक चित्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 1 हेड, है ना, एग्जैक्टली 1 हेड। देखो दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 1 हेड। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1। इससे पहले हमने देखा था एटलीस्ट 1, तो उसका मतलब तो ये होता है, और एटमोस्ट 1 तो ये हो जाता है ना। ठीक एक चित, कम से कम एक चित, और अधिक से अधिक एक चित, है ना। तो जैसी लैंग्वेज है वैसा आप काम करें, ठीक है। क्वेश्चन में किस तरह की लैंग्वेज दे रखी है, गलती नहीं होना चाहिए। देखो x इक्वल 1, अब इसका मतलब x इक्वल 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, और 1 सक्सेस का मतलब है 5 बार सिक्का उछाला, 5 में से 1, और एक सफलता की प्रायिकता क्या होगी, ये असफलता पे 5 माइनस 1, और सफलता पे कितनी हो जाएगी, 1। तो देखो 5C1 तो 5 होता है, और ये 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। यही है हमारा फाइनल आंसर। तो कितने रिजल्ट्स निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कम से कम 2 चित, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 है। तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लिखिए थर्ड वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2। अब देखो कम से कम 2 ही है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कम से कम 2 की बात कही गई है, तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट 2 का मतलब यही होता है। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 से 5 है, और कम से कम 2 का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज्यादा। तो देखो x इक्वल 2 भी आएगा, x इक्वल 3 4 5, है ना। यहाँ पर देखो कितनी स्टेप्स आएगी, फिर 3, x का मान 4, x का मान 5।
देखो ये 4 स्टेप में होगा। अगर हम इसका अपोजिट स्टेटमेंट देखें, 1 माइनस करने से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस करते इसका अपोजिट आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो ये आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ए बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो 2 से छोटे तो 2 ही केस हैं, एक तो 0 और एक 1। तो अगर आप अपोजिट स्टेटमेंट से करोगे तो केवल आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करना है, अदरवाइज आपको देखो 1 2 3 4। तो मैं इसका अपोजिट स्टेटमेंट बना देता हूँ। आप डायरेक्ट भी करोगे देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने इससे भी किया क्वेश्चन तो भी कोई दिक्कत नहीं, इससे भी वही आंसर आएगा। लेकिन काम को आसान बनाना मेरी आदत है, कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसको 1 माइनस कर देंगे, इसका अपोजिट ग्रेटर देन है तो लेस देन, इक्वल है तो हटा दिया, ये लीजिए। अब देखो 2 से छोटे तो 2 ही केस हैं, x का मान 2 से छोटा कब होगा, कौन कौन से केस हैं, एक तो 0 और 1। इसका मतलब क्या है, 0 सक्सेस, और इसका मतलब क्या है, 1 सक्सेस। हालांकि ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर x इक्वल 0 का मतलब है 0 सफलताएं, x इक्वल 1 का मतलब है 1 सफलता। चलो कैसे हम सोल्व करेंगे, 1 माइनस, देखो यहाँ पर 5 में से 0 सफलता, दैट इज 5C0, दोनों का डिफरेंस असफलता पे, असफलता की प्रायिकता 1/2, सफलता की भी 1/2 है, 0। यहाँ 5 में से 1 सफलता, तो कितना हो जाएगा 1/2 पे, दोनों का डिफरेंस असफलता पे 4 और सफलता पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको बताया था उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब देखो इसको हम सोल्व करें, 1 माइनस, देखो 5C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 5C0 कितना होता है, 1। देखो इससे पहले तो हमने हाँ बिल्कुल 1 ही लिखा था, कभी कभी डाउट हो जाता है कहीं 5C0 आप 5 ना लिख दो, है ना, हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में माइनर मिस्टेक। 5C1 तो 1 होता है। देखो 5C0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ ये भी 1 ये भी 1, तो यहाँ 1/2 यानी ये बनेगा 1/32 प्लस, ठीक है। इसको आप देखें तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 5, और 5C1 कितना है 5, तो 5/32। सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 6/32। तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा हमें, 26/32। और एक बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है नॉन नेगेटिव होती है और 1 से छोटी होती है। कभी कैलकुलेशन में अगर 1 से बड़ी आ जाती है तो समझो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है ना, तो ये 1 से छोटी है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, ये लीजिए। तो ये हो गई फाइनल प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक और है। देखो अधिक से अधिक 3 चित्र, एट मोस्ट 3 हेड्स। तो लिखें आप, ये थर्ड था। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट कितने हैं, देखो अधिक से अधिक 3। देखो अधिक से अधिक 3 हेड आ जाएं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अधिक से अधिक 3। देखो अधिक से अधिक 3 का मतलब 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है, नंबर ऑफ हेड्स शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन, है ना, लेस देन और इक्वल टू 3, ये होना चाहिए। यहाँ पर ये होता है एट मोस्ट 3, अधिक से अधिक 3। अब देखो यहाँ पर
इस इनइक्वलिटी को देखो, x का मान 3 और 3 से छोटा है, 3 और 3 से छोटा है तो क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, है ना, या तो एक बार भी हेड ना आए, है ना। बहुत से बच्चे 0 भूल जाते हैं, 1 से ले लेते हैं। 3 या 3 से छोटा यानी 0 से लें आप, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ऐसी कोई सी भी उछाल ना हो जिसमें 0 आए, है ना, जिसमें हेड आए, सॉरी। तो ऐसा कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। पांचों बार अगर हेड नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, फिर उसे x इक्वल 0 कहेंगे। देखो, और इसके बाद यहाँ पर x इक्वल 1, देखो 4 स्टेप में होगा ये तो। इतनी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसका अपोजिट स्टेटमेंट ले लेते हैं, रिजल्ट तो इससे भी करेक्ट ही आएगा, इसको सोल्व करोगे तो भी करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अपोजिट स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, लेस देन का क्या कर देंगे, ग्रेटर देन, और इक्वल है तो हटा देंगे। तो देखो 3 से बड़े तो 2 ही केस हैं यहाँ पर, इसके 2 केस आएंगे। x का मान 3 से बड़ा कौन कौन सा है यहाँ पर, एक तो 4 है और एक 5 है ना। x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं तो अपोजिट से बताऊंगा, 4 स्टेप्स अच्छा है कि 2 स्टेप में ही आप क्वेश्चन सोल्व करें। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, प्रोबेबिलिटी a इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a बार। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने ये लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस यहाँ होगा, देखो 3 से बड़ा एक तो 4 और एक हो जाएगा 5। x इक्वल 4 का मतलब है 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और इसका मतलब है 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। वन माइनस देखो 4 सक्सेस, 5 में से 4 सफलताओं की प्रायिकता। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको सही सही लिखना। उसके बाद तो क्या है, दोनों का अंतर असफलता पे और सफलता पे, ये जो सफिक्स में जो भी है, और इधर 5 में से 5 सफलता की प्रायिकता। तो देखो दोनों का अंतर तो ये रहा, और 1/2 ये सफिक्स वाला बाद में जो भी सफलता की प्रायिकता है उस पर। यहाँ सफलता और असफलता दोनों की प्रायिकताएं सेम है ना। सफलता किसे माना है हमने, हेड आना, तो हेड की प्रोबेबिलिटी हर एक उछाल में सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे हम सोल्व करते हैं, और इसी पेज पे हम सोल्व कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर स्पेस मैनेज कर लेते हैं। बहुत सारा स्पेस हमने वेस्ट कर दिया। देखो ये पास पास लिखना था, दूर दूर लिख दिया। कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, ये हमने वापस इसको पास पास ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस, देखो 5c4, 5c4 किसके इक्वल होता है, 5c1 के इक्वल। क्यों होता है, एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर। ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम छोटा बना सकते हैं ऊपर वाले नंबर में से घटा के, है ना। तो ये एक कॉमन सा एक सिंपल सा रिजल्ट है। चलिए, तो 5c4 कितना होता है, 5c1, और 5c1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। और देखो 2 की पावर 5 होगी यहाँ पे 32, प्लस 5c5 1 होता है, और यहाँ पर ये 1 और ये भी 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 1/32। चलिए इसको हम सोल्व करें। 1 माइनस 6/32 कितना हो जाएगा, 6/32। तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा हमें, 26/32, और ये हो जाएगा, देखो इससे पहले भी हमें यही रिजल्ट मिला था, इससे पहले भी हमें यही रिजल्ट मिला था। और यहाँ पर क्या था, 2 या 2 से अधिक। एक बार हम देख लेते हैं 5c1, और ठीक है रिजल्ट बिल्कुल सेम मिला है,
0 सफलता है, 1 सफलता है ना। इसका भी हमने अपोजिट स्टेटमेंट लिया था 1 माइनस, और ये था बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं है कि सभी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ जाए, कुछ सेम भी आ सकती है ना। कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जिसकी सेम प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने बर्नौली एक्सपेरिमेंट, जो बर्नौली ट्रायल्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करते हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, रैंडम वेरिएबल किस तरह से वैल्यूज लेता है, इन सभी बातों पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो लेक्चर का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।